हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कुमार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो पहला युद्ध हुआ, जो 1775 से 1782 तक चला। उस युद्ध के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए और भारत के परिप्रेक्ष्य में उस युद्ध के क्या प्रभाव पड़े भारत के ऊपर, उस समय की वर्तमान स्थिति क्या थी, वो सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समझने से पहले, जो कि 1775 में शुरू हो रहा है, हमें 1775 में भारत की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है कि 1775 में भारत में क्या स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, 1775 की बात करें तो 1775 से पहले 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा अहमद शाह अब्दाली से हार चुके हैं। उस समय मराठाओं के जो पेशवा हैं वो हैं बालाजी बाजीराव, जो कि युद्ध लड़ते हैं अब्दाली के खिलाफ, पानीपत का तीसरा युद्ध। लेकिन वो स्वयं युद्ध नहीं लड़ते, उनकी तरफ से मराठाओं को लीड कर रहे हैं इनके भाई, चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ, इनके पुत्र विश्वास राव और इनके भतीजे नारायण राव, ठीक है, या जिनको जिनको हम शमशेर बहादुर भी कहते हैं, जो कि मस्तानी के पुत्र थे। बाजीराव की पत्नी मस्तानी के पुत्र थे शमशेर बहादुर, वो भी इस युद्ध में भाग लेते हैं। और वो तीनों ही, सदाशिव राव भाऊ, विश्वास राव और शमशेर बहादुर, इस युद्ध में मारे जाते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में। और अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। अहमद शाह अब्दाली की जीत का मुख्य कारण था कि यहाँ पर, इस जगह पर जो बैठा हुआ है सुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब है, और दिल्ली में उस समय मुगल शासक है शाह आलम द्वितीय, वो दोनों ही, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ही, अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं, जिसके कारण मराठाओं की हार हो जाती है और मराठाओं को बहुत ही आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। उनका क्षेत्र भी जाता है, अब्दाली के कब्जे में क्षेत्र आ जाता है। अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान का शासक था। तो इन भारतीय राजाओं के एक विदेशी आक्रमणकारी का साथ देने के कारण एक भारतीय शासक मराठाओं की हार हो जाती है, जैसा कि इतिहास में हम पढ़ते आए हैं और आगे भी पढ़ेंगे किस तरह से भारत के शासक ही भारतीयों का साथ नहीं देते, एक विदेशी का साथ देने लगते हैं। जब पानीपत के पहले युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो साथ दे रहे हैं वो भी जीत जाते हैं, तो सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो है अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। यहाँ पर उस समय बंगाल की क्या स्थिति है, तो बंगाल में प्लासी का युद्ध हो चुका है 1757 में, जिसमें अंग्रेज जीत चुके हैं। क्लाइव जीत चुका है और वो बंगाल उड़ीसा वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में ले चुका है। और 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। देखिए, 1761 में जब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मराठाओं से जीत जाते हैं, तो मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के साथ एक सेना का निर्माण करता है और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलता है बक्सर में 1764 में। लेकिन इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मीर कासिम के साथ तीनों ही हार जाते हैं और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है किसको, अंग्रेजों को मिल जाती है। दीवानी मिल जाती है अंग्रेजों को अब, और दो संधियां होती हैं, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की पहली संधि जो होती है वो सुजाउद्दौला के साथ, और इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है शाह आलम द्वितीय के साथ। इन दोनों संधियों के बारे में, बंगाल के राज्य के बारे में, बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध के बारे में हम ऑलरेडी क्लास भारत के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत डिटेल से पढ़ा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सारी घटनाएं मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया जिसमें अंग्रेज जीत गए। पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है मराठा हार गए। उसके बाद बालाजी बाजीराव के बाद जो पेशवा बनता है, ये मराठा साम्राज्य का जो पेशवा बनता है वो है माधवराव पेशवा। और माधवराव जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब जब साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश फिर से करेगा, फिर से मराठाओं की शक्ति को वापस लाने की कोशिश करेगा, तो वो किससे टकराएगा, वो मैसूर से टकराएगा, वो निजामों से टकराएगा और वो अंग्रेजों से टकराएगा। इन तीनों से ही वो टकराता है। इधर अवध राज्य से टकराएगा, वो इन तीनों से टकराता है और अपने राज्य को बढ़ाता है। एक तरह से मराठा, निजाम और मैसूर आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं, एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ने लगते हैं, अपने क्षेत्र विस्तार के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए। माधवराव पेशवा विस्तार करता करता वापस दोबारा से दिल्ली तक पहुंच जाता है और शाह आलम द्वितीय, जो कि इलाहाबाद की संधि मैंने आपको बताई, शाह आलम द्वितीय जो कि उस समय दिल्ली का सम्राट है, उसको इलाहाबाद की संधि के तहत 3 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके इलाहाबाद में अंग्रेज पेंशन पर रख देते हैं। लेकिन शाह आलम द्वितीय जो है
उसको फिर से माधवराव पेशवा दिल्ली की सल्तनत पे स्थापित कर देता है, दिल्ली की गद्दी पे वापस बैठा देता है। अब आप मुझे यहाँ कमेंट करके बताइए, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा है जिसमें बालाजी बाजीराव का भाई, चचेरा भाई यानी सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव और उनका जो और भी सेना अधिकारी हैं वो मारे जा रहे हैं, और उसका कारण एक तरह से शाह आलम द्वितीय भी है क्योंकि वो अब्दाली का साथ दे रहा है। लेकिन जब बालाजी बाजीराव का पुत्र माधवराव पेशवा बनता है तो वो शाह आलम द्वितीय को वापस दिल्ली की गद्दी पर स्थापित करता है। क्यों? हालांकि शाह आलम द्वितीय को मराठाओं का दुश्मन होना चाहिए, लेकिन माधवराव ऐसा करता नहीं। माधवराव शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर वापस स्थापित कर देता है। उसके क्या कारण रहे होंगे, ऐसा माधवराव द्वितीय ने क्यों सोचा, ये सब सोचने के विषय हैं। देखिए, इतिहास केवल रटने का विषय नहीं है, इतिहास आपकी सोच को, समझ को बड़ा करने का विषय है। आप किस तरह से घटनाओं को जोड़कर देखते हैं, किस तरह से अपनी समझ को विकसित करते हैं, उसका विषय है। तो सोचिए कि माधवराव पेशवा ने क्यों फिर से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर स्थापित किया, और मुझे कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा। उस समय और क्या भारत में हो रहा है, भारत में क्या स्थिति है, तो उस समय मराठा और मैसूर का युद्ध तो हो ही रहा है, लेकिन उससे पहले यानी 1700, हमें आना है 1775 में। 1775 में क्या होगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो हम 1775 से पहले एक 1767 से 1769 की घटना की बात करें तो इस समय हो जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली अंग्रेजों को बुरी तरह से परास्त कर देता है, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से एकदम पहले बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज जो हैं वो आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली से हार जाते हैं और उन्हें करनी पड़ती है मद्रास की संधि। ये बातें भी मैं आपको आंग्ल मैसूर युद्ध और मैसूर राज्य के उदय के अंतर्गत डिटेल से बता चुका हूँ। ये भी आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए था मालाबार तट, यहाँ पर थे मसाले। दीवानी तो उनको ऑलरेडी बंगाल की मिल गई, अब उनको मैसूर से चाहिए मसाले। मसाले लेने के लिए उन्हें मालाबार तट चाहिए, और मालाबार तट आता है मैसूर के अंतर्गत। तो मैसूर पर आक्रमण करते हैं और हार जाते हैं। होती है मद्रास की संधि। मद्रास की संधि में अंग्रेज जो है हैदर अली से वादा करते हैं कि मैसूर पर अगर कोई शक्ति आक्रमण करेगी तो अंग्रेज अब हैदर अली का साथ देंगे। लेकिन इसी क्रम में जो माधवराव पेशवा है अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है और हैदर अली पर आक्रमण कर देता है, मैसूर पर आक्रमण कर देता है, और अंग्रेज उसका साथ नहीं देते। अंग्रेज जब साथ नहीं देते तो मद्रास की संधि भी जो हैदर अली के साथ हुई थी अंग्रेजों की, वो टूट जाती है। चलिए, इसी क्रम में आगे क्या होता है, आप 1775 की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप आंग्ल मराठा युद्ध को अपने आप समझ जाएंगे। उसी क्रम में क्या होता है, माधवराव द्वितीय की 1772 में टीबी के कारण मृत्यु हो जाती है। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि माधवराव का जो चाचा है यानी रघुनाथ राव, उसको माधवराव ने शनिवार वाड़ा में कैद किया हुआ था, क्योंकि रघुनाथ राव जो है वो पेशवा बनना चाहता था। तो माधवराव की मृत्यु के बाद माधवराव का भाई यानी बालाजी बाजीराव का पुत्र, छोटा पुत्र नारायण राव पेशवा बनता है, और वो माधव राव ने जिसको अपने चाचा को रघुनाथ राव को जब कैद किया था उसको रिहा कर देता है। नारायण राव जैसे ही पेशवा बना 1773 में, वो रघुनाथ राव को रिहा कर देता है अपने चाचा को। रघुनाथ राव जो है नारायण राव के खिलाफ षड्यंत्र रच के उसकी हत्या करा देता है, और रघुनाथ राव खुद को पेशवा घोषित कर लेता है 1774 में। लेकिन रघुनाथ राव को कोई पेशवा मानता नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, जो बाजीराव प्रथम था, पेशवा थे बाजीराव प्रथम, वही जो बाजीराव मस्तानी मूवी में है, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो जब बाजीराव प्रथम पेशवा थे, उन्होंने एक मराठा परिसंघ की स्थापना करी थी, जिसके अंदर कौन था, जिसके अंदर सिंधिया थे, भोसले थे, गायकवाड़ थे। वो सब रघुनाथ राव को पेशवा मानते नहीं। वो किसको पेशवा बना देते हैं, वो नारायण राव के पुत्र माधवराव द्वितीय को, जो एक छोटा बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, उसको पेशवा की गद्दी पर बैठा देते हैं। अब 4 महीने का बच्चा तो शासन चला सकता नहीं, शासन कैसे चलाया जाए। तो उस समय जो मराठा सरदार हैं नाना फर्नाडीज और सिंधिया सरदार हैं महादजी, तो नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया मिलकर एक काउंसिल का निर्माण करते हैं, जिसे कहा जाता है बार भाई परिषद। इस बार भाई परिषद में 12 लोग होते हैं, और ये 12 लोग मिलकर माधवराव द्वितीय को, जो कि एक शिशु है, पेशवा के पद पर बैठाते हैं, और मराठा राज्य का कार्यभार ये 12 लोग अपने हाथ में ले लेते हैं। मतलब पेशवा के पद पर बैठा है माधवराव द्वितीय, और राज्य को चला रही है बार भाई परिषद। ठीक है, जब ये सब चल रहा है
1775 में अब आ गए हैं। 1775 की ये स्थिति है। माधवराव द्वितीय पेशवा है, रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता है। तो रघुनाथ राव इसी क्रम में जो रघुवा है वो अंग्रेजों के पास पहुंचता है, और अंग्रेजों के पास भी कहाँ पहुंचता है, तो अंग्रेजों के पास पहुंच जाता है बम्बई प्रेसिडेंसी में। रघुनाथ राव बम्बई प्रेसिडेंसी के पास जाता है और बोलता है मेरी पेशवा बनने में मदद कीजिए। अब देखिए 1775 में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कौन है, तो गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग। अब जो है भारत में गवर्नर नहीं रहा है, गवर्नर जनरल हो गया है, और सारे निर्णय लेने का अधिकार बंगाल प्रेसिडेंसी के पास है। लेकिन रघुनाथ राव जो है वो अपने पास में, क्योंकि मराठाओं के पास में कौन सी प्रेसिडेंसी है, बम्बई प्रेसिडेंसी, तो रघुनाथ राव जो है बम्बई प्रेसिडेंसी के पास प्रस्ताव लेके जाता है कि मुझे पेशवा बनने में मदद कीजिए और माधवराव द्वितीय को पद से हटाइए। और ये बात जो है बम्बई प्रेसिडेंसी मान लेती है, और रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में, बम्बई प्रेसिडेंसी के बीच में एक संधि होती है जिसे कहते हैं सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 में हुई रघुनाथ राव और अंग्रेजों की बम्बई प्रेसिडेंसी के बीच में, जिसमें यह बात तय करी जाती है कि रघुनाथ राव को 2500 सैनिक दिए जाएंगे और उसको मराठाओं का पेशवा भी बनाया जाएगा। बदले में रघुनाथ राव अंग्रेजों से वादा करता है कि सालसेट और बसीन का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया जाएगा, साथ ही सूरत और भड़ोत के राजस्व लेने का अधिकार भी अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। मतलब रघुनाथ राव पेशवा बनेंगे, 2500 सैनिक मिलेंगे, और उन 2500 सैनिकों का खर्चा कहाँ से निकलेगा, तो सूरत और भड़ोच का राजस्व जो है अंग्रेजों को दे दिया जाएगा अधिकार, क्योंकि सूरत और भड़ोत जो हैं वो मराठों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये जो बम्बई प्रेसिडेंसी है वो रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए क्या करेगी, मराठाओं पर आक्रमण कर देती है। बम्बई के अधिकारी और रघुनाथ राव मिलकर मराठाओं पर आक्रमण कर देते हैं 1775 में, जिसे कहा जाता है अर्रास का युद्ध। और ये युद्ध यहाँ पर चल रहा है, और इस युद्ध में अंग्रेज पराजित भी हो जाते हैं, क्योंकि मराठा बहुत शक्तिशाली है। मराठा को लीड कर रहे हैं नाना फर्नांडीज, महादजी सिंधिया और उनके और भी मराठा परिसंघ। तो बम्बई प्रेसिडेंसी के अधिकारियों ने मराठाओं पर हमला किया और वो हार भी गए, और युद्ध का नाम था अर्रास का युद्ध। तारीख है 1775, और इस सारी की सूचना जो है अभी वारेन हेस्टिंग को है ही नहीं। वारेन हेस्टिंग को पता ही नहीं है कि इतनी सारी घटनाएं यहाँ पर हो गई हैं और सूरत की संधि भी हो गई है। तो जैसे ही ये बात बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को पता चलती है, तो वो सूरत की संधि को अस्वीकार कर देते हैं, सूरत की संधि को कर देते हैं स्थगित, और बोलते हैं कि मराठाओं के साथ वारेन हेस्टिंग अब दूसरी संधि करते हैं जिसे कहा जाता है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि जो थी वो मराठाओं और वारेन हेस्टिंग के बीच में, यानी मराठाओं और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बीच में हुई थी। ये बात आप याद रखेंगे। पुरंदर की संधि 1776 में हुई मराठाओं के खिलाफ। जब मुंबई प्रेसिडेंसी पराजित हो गई तो 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इसमें क्या डिसाइड किया गया, तो इसमें माधवराव द्वितीय को ही पेशवा मान लिया गया। जो बच्चा शिशु पद पर बैठा हुआ है पेशवा के, माधवराव द्वितीय को ही पेशवा माना गया, और सालसेट कंपनी ने ले लिया। देखिए, कंपनी को एक बार कोई चीज मिल जाए तो वो छोड़ती नहीं है। सालसेट देने का वादा सूरत की संधि में भी किया था, तो सालसेट तो उन्होंने अपने पास रख लिया बिना बात कही। तो माधवराव द्वितीय को पेशवा माना गया और सालसेट को अपने पास रख लिया। अब देखिए, दोनों के बीच में विवाद हो गया। मुंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बीच में विवाद हो गया। मुंबई कह रही है कि सूरत की संधि ठीक है, कलकत्ता कह रहा है कि पुरंदर की संधि ठीक है, और ये विवाद पहुंच जाता है ब्रिटेन समिति के पास। और ब्रिटेन की समिति जो होती है वो सूरत की संधि को मान्य ठहरा देती है। वो बोलती है कि सूरत की संधि ही मानी जाएगी। उसने सूरत की संधि को क्यों माना, देखिए, वारेन हेस्टिंग ने संधि इसलिए करी थी क्योंकि 1776 में वारेन हेस्टिंग का जो विवाद है, वो जो युद्ध है, वो हैदर अली के साथ भी चल रहा है। और वारेन हेस्टिंग इस स्थिति में नहीं है कि मराठाओं से और हैदर अली से एक साथ लड़ सके। हैदर अली के बारे में मैं डिटेल से वीडियो आपको मैसूर साम्राज्य के बारे में बता चुका हूं, जाकर आप देख सकते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होने वाला है। वारेन हेस्टिंग दो जगह युद्ध नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने मराठाओं के साथ पुरंदर की संधि कर ली है। लेकिन जो सूरत की संधि है उसको ब्रिटेन समिति मान्य कर देती है। क्यों? इसका कारण होता है कपास। जैसा आपको पता होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र जो मराठाओं का क्षेत्र है, वहां पर काली मिट्टी और कपास बहुत अधिक पैदा होती है। चलिए, 1776 में होती है पुरंदर की संधि। 1776 की स्थिति को समझते हैं। यहाँ पर है यूरोप, यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप, और ये है अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। वहाँ पर एक व्यापार चक्र अंग्रेजों ने चलाया हुआ था।
वो यूरोप से तैयार माल उठाते थे, कपड़ा उठाते थे, उस कपड़े को अफ्रीका में भेज देते थे। अफ्रीका से वो दास और मजदूरों को लेते थे, उन दास और मजदूरों को लेकर वो अमेरिका जाते थे, उन दास और मजदूरों को वो अमेरिका में भेज देते थे, और अमेरिका से वो कच्चा माल उठाते थे यानी कपास उठाते थे, और कपास को वापस लेकर यूरोप आते थे, और यूरोप में कपड़ा तैयार करके वापस वो अफ्रीका में जाकर बेच देते थे। कुछ इस तरह से उनका एक व्यापार चक्र चल रहा था। लेकिन जैसे ही 1776 में अमेरिका आज़ाद हो जाता है, ये व्यापार चक्र टूट जाता है, और ये उद्योग धंधे जो कपड़ा बनाने के लिए यूरोप के अंदर ब्रिटेन के पास हैं, वो धीरे धीरे कच्चे माल की कमी के कारण बंद होने लगते हैं। अब ब्रिटेन को चाहिए कच्चा माल यानी कपास, और कपास उनको कहाँ दिख रही है? कपास उनको दिख रही है महाराष्ट्र के अंदर। वो महाराष्ट्र के अंदर यानी मराठा साम्राज्य के अंतर्गत, और मराठा साम्राज्य को पाने के लिए जरूरी है सूरत की संधि। इसलिए ब्रिटेन की समिति जो है वो बंबई प्रेसिडेंसी के द्वारा की गई सूरत की संधि को मान्य कर देती है। और जैसे ही सूरत की संधि मान्य होगी तो क्या होगा? वारेन हेस्टिंग को मजबूरी में मराठाओं के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा, जिसको ही हम कहेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कंपनी और मराठाओं के बीच में लड़ा गया 1775 से लेकर 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसके अंतर्गत बहुत सारे युद्ध होते हैं। बंबई प्रेसिडेंसी जो है वो तेलगांव का युद्ध करती है, उसमें अंग्रेज हार जाते हैं 1789 में, 1779 में। बड़गांव की संधि करती है 1779 में, और सारे के सारे क्षेत्र जो है मराठाओं को वापस कर दिए जाते हैं। तो देखिए बंबई हार रही है यहाँ पर। बंबई ने जब जैसे ही सूरत की संधि को मान्यता मिली ब्रिटेन समिति से, तो बंबई ने धावा बोल दिया। तेलगांव का युद्ध हुआ, बंबई हार गई, और उन्हें मराठाओं के साथ बड़गांव की संधि करनी पड़ी। अब ये सारी संधियां मैं आपको जिस क्रम में बता रहा हूँ, वो सारी की सारी संधियां आपको उसी क्रम में याद रखनी है, क्योंकि ये मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में जो संधियां हुई उनका क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि बाद में मैं अलग से संधियों के ऊपर वीडियो क्रम वाली बनाऊंगा। बड़गांव की संधि हुई, क्षेत्र मराठाओं को वापस कर दिए गए। अब ये बात वारेन हेस्टिंग को पता चलती है। वारेन हेस्टिंग सोचता है कि भाई मराठाओं को हराने के लिए उन पर एक तरफ से युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। बंबई प्रेसिडेंसी ने 1779 में करके देख लिया। वो जो है मराठाओं पर दो तरफ से युद्ध करता है, दोहरी सेना भेजता है 1780 के अंदर। 1780 के अंदर वारेन हेस्टिंग मराठाओं के ऊपर दो तरफ से हमला बोलता है, पूना की तरफ से हमला बोलता है और ग्वालियर की तरफ से हमला बोलता है। पूना की तरफ से हमले में तो वारेन हेस्टिंग हार जाता है, लेकिन वारेन हेस्टिंग जो ग्वालियर की तरफ से जीतने में सफल हो जाता है, और अहमदाबाद, गुजरात और ग्वालियर क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता है। किसको अपने कब्जे में ले लेता है? ग्वालियर, अहमदाबाद और गुजरात क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता है। और इन क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने के बाद होती है सालबाई की संधि, जो कि 1778 में की गई थी। कौन सी? सालबाई की संधि 1778 में होती है। ठीक है, सालबाई 1778 नहीं होगा, ये 1782 होगा। ठीक है, सालबाई की संधि होती है किसके बीच में? मराठाओं के बीच में और वारेन हेस्टिंग के बीच में। और मराठाओं की तरफ से इस संधि को करने में मदद करते हैं महादजी सिंधिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पद पर एक शिशु बैठा हुआ है, और दो सरदार महादजी सिंधिया जो हैं वो बारभाई समिति में मेन लीड कर रहे हैं। तो महादजी सिंधिया सालबाई की संधि करते हैं अंग्रेजों के साथ, और सुलह हो जाती है। अंग्रेजों और मराठाओं में सुलह हो जाती है, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए जाते हैं। 20 वर्षों तक यानी 1778 से लेकर 1800 तक, लगभग 20 वर्षों तक कोई भी युद्ध नहीं होता है। ये 78 नहीं होगा, मैं फिर से सही कर देता हूँ, ये 82 है। ठीक है, 1782 से लेके 1800, तो लगभग 20 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं होता है। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में शांति हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज भी नहीं चाहते मराठाओं से हिलझना, क्योंकि उनका फोकस, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया, उनका फोकस है हैदर अली। वो अभी मैसूर को परास्त करना चाहते हैं। इसी क्रम में वो मैसूर पर होता है द्वितीय मैसूर युद्ध, जिसमें हैदर अली पर आक्रमण कर देता है। इस सालबाई की संधि के बाद वारेन हेस्टिंग जो है वो हैदर अली पर आक्रमण करता है, द्वितीय मैसूर युद्ध। और उसमें मराठा और मैसूर जो आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे थे, अब मराठा जो है मैसूर की मदद करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के साथ सालबाई की संधि कर ली है। केवल मैसूर अकेला पड़ जाता है, यानी हैदर अली अकेला पड़ जाता है, और वो द्वितीय मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। तो देखिए घटनाएं किस तरह से एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जा रही हैं। सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जा रही हैं। सालबाई की संधि नहीं होती तो मराठा मैसूर का साथ देते रहते, और मराठा जब मैसूर का साथ देते रहते तो हैदर अली अंग्रेजों से कभी नहीं हारने वाला था। तो हैदर अली को हराने के लिए
सालाबाई की संधि करना वारेन हेस्टिंग की मजबूरी थी और इस संधि के करने के कारण ही मराठाओं ने हैदर अली का साथ देना बंद किया, जिसके कारण मैसूर अंग्रेजों से हार जाता है और हैदर अली की द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो इतिहास में आपको समझ पैदा करनी बहुत जरूरी है, किस तरह से घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, क्या कारण बनते हैं, किस तरह से युद्ध होते हैं और युद्धों को जीतने के लिए किस तरह से रणनीतियां बनाई जाती हैं, वही समझ में आपकी विकसित करने की कोशिश कर रहा हूं। सलबाई की संधि 1782 में क्या क्या हुआ? तो सालबाई की संधि में रघुनाथ राव को पेंशन पर रखा गया, क्योंकि रघुनाथ राव ही पेशवा बनना चाहता था। तो रघुनाथ राव तो पेशवा बन नहीं सकता। पेशवा कौन है? पेशवा माधवराव द्वितीय है। माधवराव द्वितीय को ही अंग्रेजों ने पेशवा माना, लेकिन रघुनाथ राव को वापस, ऐसा नहीं कि बाईकाट कर दिया गया। रघुनाथ राव को दी गई पेंशन और माधवराव द्वितीय लिखेगा, यानी सवाई माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया गया। विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए। ये सालबाई की संधि में डिसाइड किया गया था 1782 में। रघुनाथ राव को पेंशन पर रखा गया। पेशवा जो थे उस समय के, जो कि बच्चे थे, और पेशवा जब बच्चे थे तो पूरे मराठा साम्राज्य को कौन चला रहा है? मराठा साम्राज्य को चला रही है बारभाई परिषद, जिसमें नाना फर्नांडीज हैं, महादजी सिंधिया ने ही अंग्रेजों के साथ सालबाई की संधि करी है। तो देखिए, पेशवा माधवराव द्वितीय को ही माना गया है। विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए हैं और मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में आने वाले 20 साल तक, यानी 1800 तक कोई युद्ध नहीं होता, एकदम शांति हो जाती है। 1800 के बाद जाके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। 20 साल तक बिल्कुल शांति रहती है। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेज बिजी हो जाते हैं मैसूर क्षेत्र को, हैदर अली की तरफ अंग्रेजों का फोकस हो जाता है। मराठाओं से वो फोकस हटा लेते हैं, क्योंकि उनको चाहिए मालाबार का तट। मैसूर के साथ यहां तक 1800 तक आते आते अंग्रेज जो हैं वो मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़ते हैं, जिसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से हार गए हैं, लेकिन सालबाई की संधि के बाद जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा उसमें अंग्रेज जीत जाएंगे, हैदर अली की मृत्यु होगी। फिर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाएगी। और जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद, ये बातें मैं आपको मैसूर वाले चैप्टर में बता चुका हूं, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद बेलज अली की सहायक संधि मैसूर राज्य को स्वीकार कराई जाएगी, निजाम राज्य को स्वीकार कराई जाएगी 1799 में। 1799 में मैसूर जो है वो बेलज अली की सहायक संधि स्वीकार कर चुका है, यानी उनके अधीन आ चुका है। निजाम राज्य जो है वो भी अंग्रेजों के अधीन आ चुका है, वो भी बेलज अली की सहायक संधि स्वीकार कर चुका है। अब बचे कौन है? मराठा। तो देखिए, 1799 में जब मैसूर उनके कब्जे में है, निजाम उनके कब्जे में है, अब मराठा बचे हैं। तो अब अंग्रेज दोनों क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद मराठाओं की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं और आप देखेंगे कि 1800 आते ही अब उनको चाहिए, देखिए उनके पास बंगाल में क्या है, बंगाल में उनके पास रिवेन्यू आ गया, उनके पास दीवानी आ गई है, मैसूर से अब उनको मसाले मिलने लगे हैं। अब चाहिए उन्हें मराठाओं का कपास, और कपास लेने के लिए उन्हें मराठाओं से युद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए वो 1800 आते ही, मैसूर को जीतते ही सालाबाई की संधि को तोड़ देते हैं और मराठाओं से द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ते हैं कपास के लिए। तो द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के मेजर कारण तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के वर्तमान कारण क्या थे, उनके क्या परिणाम निकले, ये सारी बातें जानने के लिए आप मेरी क्लास में बने रहिए, कंटिन्यूशन करिए। अगली वीडियो में हम द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण, परिणाम और भारत पर पड़ने वाले दूरगामी असर के बारे में बात करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिए T2 क्लासेस। वीडियो में कुछ भी पसंद आया है, कुछ भी नया जानने को मिला है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और अगर आप एक हैंड रिटन नोट्स खरीदना चाहते हैं, आपको इनकी ज़रूरत है किसी भी एग्जाम के लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।